पीटी के अंदर हम कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर है क्या? देखिए, कोई भी कंज्यूमर है वो एक प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है। अब उसको खरीदने के पीछे जो कंज्यूमर है उसके कई सारे पोटेंशियल रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन है। अब वो पोटेंशियल रिसोर्सेज कंज्यूमर के क्या है? उसका टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, ठीक है। तो कोई भी कंज्यूमर चाहेगा जो उसके पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो उस प्रोडक्ट के थ्रू जिसको वो खरीद रहा है, ठीक है। मतलब कि उसको पूरा बेनिफिट मिले, जितना भी पैसा वो लगा रहा है, जितने भी एफर्ट्स लगा रहा है, जितना भी वो टाइम दे रहा है उसके सर्च में, उसका उसको ऑप्टिमम एडवांटेज मिले, ठीक है। तो एक पूरा थॉट प्रोसेस, एक पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है किसी भी प्रोडक्ट के परचेज के पीछे, ठीक है। तो वही कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, यानी कि फाइनल परचेज डिसीजन तक जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं जो एक डिसीजन लेने में कंज्यूमर को हेल्प कर रही हैं, वो उसका क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स एंड द प्रोसेसेस दे यूज टू सिलेक्ट, परचेज एंड डिस्पोज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी है, जो बिहेवियर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट के सिलेक्शन के टाइम पे, उसके परचेज के टाइम पे और उसके डिस्पोजिशन के टाइम पे। उन सारे बिहेवियर, उन सारे एक्टिविटीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। तो मार्केटियर के लिए कंज्यूमर बिहेवियर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे कोई भी मार्केटियर कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स तक पहुंच पाएगा, जो कि हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमें सपोर्ट करेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट का? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो जब तक कि हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, हम प्रॉफिट अर्न या लॉन्ग टाइम रिटेन मार्केट को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मार्केटियर्स के लिए कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंज्यूमर कब सेटिस्फाई होगा? जब उसकी नीड्स एंड वांट्स फुलफिल होंगी। और ठीक है, नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? जब आप कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर किन सिचुएशंस में कब कैसा रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट के किस फीचर के लिए वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, किस फीचर के लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, किन प्रोडक्ट्स की बल्क में परचेजिंग करता है, किन प्रोडक्ट्स को कम अमाउंट में खरीदता है। तो ये सारी चीजें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को खरीदने में किस तरीके के डिफरेंट बिहेवियर्स को शो करता है, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जिससे के बेसिस पे हम नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ताकि हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में सक्सेसफुल रहें। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मार्केटियर है, अगर वो जानना चाहता है कि एक टूथपेस्ट खरीदने के टाइम पे कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके का होगा, तो उसे किस किस पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा? उसके वेरिएंट्स, ठीक है। मार्केट में कितने वेरिएंट्स मौजूद हैं टूथपेस्ट के, ठीक है। जेल वाला है, रेगुलर है, तो वेरिएशंस कौन कौन से हैं टूथपेस्ट के अंदर। देन ब्रांड्स कौन कौन से हैं? नेशनल ब्रांड्स हैं या फिर आपका ग्लोबल ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं या मार्केट में नहीं है। प्लेसेस ऑफ परचेज, कहाँ कहाँ से खरीदा जा सकता है आपका टूथपेस्ट? या सुपरमार्केट से खरीद रहे हैं कस्टमर, जनरल स्टोर से खरीद रहे हैं, या मेडिकल स्टोर से खरीद रहे हैं। यूसेज और फ्रिक्वेंसी कितना है, कितना जल्दी जल्दी कंज्यूम करता है कस्टमर टूथपेस्ट को। देन कंजम्पशन रेट कितना है, ठीक है, मंथली, बाई वीकली और वीकली। तो इन सारे पॉइंट्स पे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि अगर एक टूथपेस्ट के बाइंग बिहेवियर को स्टडी हमें करना है, तो इन की पॉइंट्स पे हमें स्टडी करनी होगी कि कंज्यूमर इन की पॉइंट्स पे किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, कि वो कौन सा वाला वेरिएंट यूज करने को प्रेफर करता है, कौन सा वाला ब्रांड, क्या रीजन होते हैं उसके, कौन से प्लेस से खरीदना आप प्रेफर करते हैं, यूसेज और फ्रिक्वेंसी कितना है, और कंजम्पशन रेट कितना है। कंज्यूमर बिहेवियर
क्या है, वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं किस चीज़ में, ऑब्टेनिंग, कंज्यूमिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करने की, यानी कि प्रोक्योर या खरीदने की, और उसके बाद उसको कंज्यूम करने की, यूज़ करने की, और उसके बाद उसके यूज़ के बाद आप उसको किस तरीके से या तो फर्दर यूटिलाइज कर रहे हैं, या उसको बिल्कुल ही फेंक दे रहे हैं, या किसी और पर्सन को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। तो ये सारे डिसीजंस, ये सारी एक्टिविटीज़ जो किसी प्रोडक्ट को ऑब्टेन या प्रोक्योर करने से लेकर उसके यूज़ करने तक और उसको डिस्पोज करने तक कंज्यूमर परफॉर्म करता है, वो कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, अब जैसे आपने से सपोज आइसक्रीम खरीदी, तो आइसक्रीम को खरीदने के पीछे आपकी क्या नीड थी, क्या आपका डिसीजन था, उसको आपने किस तरीके से कंज्यूम किया, खुद कंज्यूम किया या फिर फैमिली में किसी पर्सन के लिए ले गए, और उसके बाद आइसक्रीम के ख़त्म हो जाने के बाद आपने उसकी स्टिक को रीयूज़ किया, फेंक दिया, या किस तरीके से उसको डिस्पोज करा, वो सारे डिसीजन कहलाते हैं आपका कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, ये कंज्यूमर बिहेवियर किसी प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है और किसी सर्विस के लिए भी हो सकता है। प्रोडक्ट और सर्विस आप आई होप आप लोग जानते हैं। प्रोडक्ट क्या है, टेंजिबल है, और सर्विसेज है इंटेंजिबल है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को हम खरीद सकते हैं, उसकी ओनरशिप हमें मिल सकती है, लेकिन सर्विस क्या है, उसकी ओनरशिप हमें नहीं मिल सकती। जैसे मोबाइल खरीदा आपने, वो एक प्रोडक्ट है, और मोबाइल की सर्विस कराई, वो एक सर्विस में आएगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आता है कि कस्टमर क्या है और कंज्यूमर क्या है। मार्केटर के लिए कस्टमर को जानना भी जरूरी है और कंज्यूमर को जानना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कस्टमर्स का बिहेवियर भी और कंज्यूमर्स का बिहेवियर ही भी इक्वली मैटर करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं कस्टमर में और कंज्यूमर में, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। कस्टमर में बी अ कंज्यूमर, हमारा जो कस्टमर है वो एक कंज्यूमर भी हो सकता है। वहीं कंज्यूमर में क्या लिखा हुआ है, ए कंज्यूमर में नॉट नेसेसरली बी अ कस्टमर। जो कंज्यूमर है कोई जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर भी हो। देखिए, कस्टमर कौन है, जो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, वो उसको कंज्यूम भी कर सकता है और मे बी किसी और के लिए भी परचेज कर रहा हो। ठीक है, तो कस्टमर जो है या तो वो खुद यूज करेगा या किसी और पर्सन के लिए उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। ठीक है, एक पर्सन है, वो मार्केट से पेन खरीद कर लाया, ठीक है, तो वो कस्टमर है, उसने वो शॉप से पेन खरीदा। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो खुद ही कंज्यूम करे, मे बी वो अपने डॉटर या सन के लिए खरीद कर लाया हो। ठीक है, तो उस केस में अगर उसका सन या डॉटर उस पेन को यूज कर रहे हैं तो वो उसके कंज्यूमर होंगे, और जो पर्सन है वो कस्टमर कहलाएगा। ठीक है, और वहीं डॉटर एंड सन को वो पेन मिल गया, लेकिन वो कस्टमर भी हो सकते थे, वो डायरेक्टली जाकर भी शॉप से पेन खरीद सकते थे। ठीक है, तो कस्टमर कौन है, जो प्रोडक्ट को खरीद रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उसको यूज भी करे। और कंज्यूमर कौन है, जो प्रोडक्ट का फाइनल कंजम्पशन कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो खुद ही जाकर प्रोडक्ट को खरीदे। देन सेकेंड डिफरेंस, अ कस्टमर इज अ पर्सन हु परचेजेस अ प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बताया। कंज्यूमर इज द एंड यूजर हु यूजेस सर्टेन। अब कस्टमर कौन है, हु यूजेस सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन ब्रांड। कस्टमर कौन है, ये माना जाता है कि कस्टमर कोई फिक्स्ड ब्रांड्स पर ही स्टिक रहते हैं। ठीक है, वो उतना शिफ्ट नहीं करते हैं, स्विच नहीं करते हैं अपनी ब्रांड, यानी कि ज्यादा ब्रांड लॉयल होते हैं, कोई स्पेसिफिक ब्रांड के ही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। और कंज्यूमर कौन है, हु कंज्यूम्स अ प्रोडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ब्रांड। वो ब्रांड मैटर नहीं करता है, वो ब्रांड पर ना जाकर प्रोडक्ट खरीदते हैं, देन कंज्यूम करते हैं। देन कस्टमर कौन है, हु परचेजेस अ प्रोडक्ट नो मैटर वेदर इट इज यूज और नॉट। ठीक है, वेदर यूज हो या ना हो, कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा। और कंज्यूमर कौन है, हु अल्टीमेटली यूजेस द प्रोडक्ट और अवेज द सर्विस, जो फाइनली
जो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज कर रहा है या अवेल कर रहा है। The mother who is taking the decision of buying the ice cream, वो कस्टमर है क्योंकि वो डिसीजन ले रही है आइसक्रीम को खरीदने का, और जो गर्ल है वो कंज्यूमर है क्योंकि वो परचेज डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन फाइनली यूज कर रही है उस प्रोडक्ट को, तो वो कौन है? कंज्यूमर। बिहेवियर के नेचर को जानते हैं। इट वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। हर किसी पर्सन का सोचने की शक्ति या उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस या उसका कल्चर या उसकी पर्सनालिटी अलग अलग है, उसी के हिसाब से उसका कंज्यूमर बिहेवियर भी वेरी करता है, ठीक है। एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट को अच्छा समझता सकता है या दूसरे के व्यू में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो कस्टमर टू कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर वेरी करता है। देन वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी, एक कोई प्रोडक्ट है, कंज्यूमर उसको बल्क में खरीदता है, दूसरे प्रोडक्ट की 1 या 2 क्वांटिटी खरीदता है या फिर किसी प्रोडक्ट को खरीदता ही नहीं है, तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी कंज्यूमर बिहेवियर वेरी करेगा। वेरीज फ्रॉम जियोग्राफिकल रीजन्स। अब देखिए जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनका कंज्यूमर बिहेवियर कुछ अलग तरीके का है, जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनका कंज्यूमर बिहेवियर कुछ और तरीके का है, तो जियोग्राफिकल रीजन वाइज भी कंज्यूमर बिहेवियर वेरी करेगा, मतलब डिफर करेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मार्केटियर्स। मार्केटियर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, किस तरीके का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो कंज्यूमर की नीड, वांट्स, डिजायर्स के बारे में रिसर्च कर पाएंगे, जिसके बेसिस पे अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। देन रेफ्लेक्ट्स स्टेटस। कंज्यूमर बिहेवियर आपका स्टेटस भी शो करता है, ठीक है। मतलब कि जो लग्जरी गुड्स के लिए कंज्यूमर बिहेवियर अच्छा शो करेगा तो ऑब्वियसली उसका स्टेटस हाई होगा, और जो लोअर प्रोडक्ट्स, जो इंफीरियर गुड्स की तरफ जा रहे हैं, उनको ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका स्टेटस कहीं लो होगा। रिजल्ट्स इन स्प्रेड इफेक्ट। स्प्रेडिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है कंज्यूमर बिहेवियर में। एक पर्सन ने कोई टीवी खरीदा, ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अगर वो उससे सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली उनको कन्विंस करेगा, उनको राय देगा कि आपको भी यही टीवी खरीदना चाहिए। और वहीं अगर उसका पर्सनल एक्सपीरियंस उस टीवी को लेकर नेगेटिव रहा है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव पब्लिसिटी करेगा, सबको मना करेगा कि आपको ये वाला टीवी नहीं खरीदना है। तो रिजल्ट्स इन स्प्रेड इफेक्ट है। देन वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। टाइम के साथ भी कंज्यूमर का बिहेवियर डिफर करता है, ठीक है। जैसे जैसे पर्सन की ग्रोथ होती है, एजुकेशन लेवल बढ़ता है या इनकम बढ़ती है या स्टेटस बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग भी उसका बिहेवियर टुवर्ड सर्टेन प्रोडक्ट चेंज होगा। तो ये था आपका नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंज्यूमर बिहेवियर का क्या स्कोप है? मार्केटिंग मैनेजमेंट किस पे डिपेंडेंट है? कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स पे, ठीक है। तो जब तक मार्केटियर को नीड्स एंड वांट्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट सक्सेसफुली नहीं हो सकता। और विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो हमारे मार्केटियर हैं वो कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है। देन कंज्यूमर बिहेवियर एंड नॉन प्रॉफिट सोशल मार्केटिंग। देखिए कई एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है जितनी भी सोशल मार्केटिंग है, यानी कि जितना भी आपका सोशल इनिशिएटिव्स हैं, जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, उनकी भी मार्केटिंग की ज़रूरत है, जैसे कि हम किसी FMCG प्रोडक्ट की करते हैं, ठीक है। तो आपको सोसाइटी में जैसे इस चीज़ को बढ़ावा देना है कि आपको स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या इस तरीके से कोई भी कैंपेनिंग करनी है जो कि सोशल मार्केटिंग है, यानी कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है, तो उसमें भी आपको कंज्यूमर बिहेवियर जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि कंज्यूमर का टुवर्ड्स दीज इनिशिएटिव्स किस तरीके का रिएक्शन है, किस तरीके का बिहेवियर है। देन कंज्यूमर बिहेवियर इन गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। देखिए गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट हो गई है
कि कंज्यूमर्स उनके थ्रू स्टार्ट किए गए प्रोग्राम्स में किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में भी जितने भी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की रहती हैं, जितने भी डिसीजंस रहते हैं, उसके लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर को जाना जाता है। देन इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड डी मार्केटिंग। अब यहाँ पर क्या है, कुछ स्कैर्स रिसोर्सेज हैं लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, तो उनको उनकी डी मार्केटिंग यानी कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जा रहा है उनके लेसर यूज के लिए, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स में। देन कंज्यूमर एजुकेशन, देखिए कंज्यूमर क्या है, वो जानता है कि जितनी इम्पल्स परचेज है यानी कि बिना सोचे समझे करी गई परचेजेज जितनी है उससे वेस्टेज ऑफ मनी है, इसलिए वो बेटर वे में, प्लान्ड वे में अपने मनी को स्पेंड करता है। अब इस चीज को जानना भी हमारे मार्केटर के लिए जरूरी है। परचेज डिसीजन, फाइनल परचेज डिसीजन तक पहुंचने से पहले कंज्यूमर डिफरेंट बाइंग रोल्स प्ले करते हैं, यानी कि काफी बड़ा डिसीजन है क्योंकि पोटेंशियल रिसोर्सेज का एलोकेशन होना है जिससे हमें ऑप्टिमम बेनिफिट चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है एक लंबा थॉट प्रोसेस हो, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो। तो अलग अलग रोल्स कंज्यूमर इस ड्यूरेशन में प्ले करता है। नॉर्मली 6 डिफरेंट रोल्स कंज्यूमर प्ले करता है वाइल परचेजिंग एन आइटम। ठीक है, अब क्या है, मार्केटर के लिए इन 6 जितने भी रोल्स हैं, जो 6 रोल्स हैं, उन सभी की स्टडी इंपॉर्टेंट है। किस स्टेप पे कौन सा पर्सन परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो जानना मार्केटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक स्टेप पे जो भी पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है परचेज डिसीजन को, उनको अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके के बाइंग रोल्स होंगे, इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर्स, गेटकीपर्स, बायर्स एंड यूजर्स। इनको 1 बाय 1 हम देखेंगे। इनिशिएटर वो पर्सन है जिसके माइंड में उस प्रोडक्ट को खरीदने का आइडिया ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कि जो नीड है प्रोडक्ट की वो जिस पर्सन के माइंड में जनरेट हो रही है वो इनिशिएटर कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी आपको प्रोडक्ट खरीदना है, मे बी आपने टीवी खरीदना है, तो जिस भी पर्सन को टीवी की नीड जिसको जनरेट हो रही है वो इनिशिएटर कहलाएगा। देन इन्फ्लुएंसर कौन है, इन्फ्लुएंसर वो पर्सन है जो इनिशिएटर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोफेसर है, वो अपने स्टूडेंट्स के क्लोज कांटेक्ट में है, तो जो स्टूडेंट्स परचेज करेंगे कोई भी चीज तो प्रोफेसर का उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर कौन है, जो इनिशिएटर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। बाइंग रोल क्या है, डिसाइडर का। डिसाइडर वो पर्सन है जो कि परचेज का फाइनल डिसीजन लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे चिल्ड्रन है, टॉयज खरीदने हैं तो उसका डिसीजन चिल्ड्रन ही लेते हैं कि उन्हें कौन सा टॉय खरीदना है। या हाउसवाइफ्स हैं, ग्रोसरीज किचन में कौन सी चाहिए, कितनी चाहिए, उसका फाइनल डिसीजन हाउसवाइफ्स ही लेंगी, तो वो उन प्रोडक्ट्स के लिए डिसाइडर्स हैं। तो जो अल्टीमेट डिसीजन लेगा रिगार्डिंग द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट वो डिसाइडर कहलाएगा। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उन नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में से जो आप फाइनल डिसीजन लेंगे उसमें आप जिस भी पर्सन की हेल्प ले रहे हैं वो गेटकीपर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है उसमें से फाइनल सिलेक्शन करने में जो भी पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है, इनिशिएटर की हेल्प कर रहा है, वो गेटकीपर कहलाएगा। देन बायर कौन है, जो एक्चुअली परचेज कर रहा है। और यूजर द कंज्यूमर, जो कि फाइनली उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है या फिर सर्विस को अवेल कर रहा है। एप्लीकेशन क्या है कंज्यूमर बिहेवियर का मार्केटिंग के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग में हम क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ जाएंगे, जिसके लिए हमें कस्टमर की एक्चुअल नीड्स एंड वांट्स को जानना जरूरी है, जिसके लिए कंज्यूमर बिहेवियर हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन कैसे करेंगे हम, एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करने में कंज्यूमर बिहेवियर का एप्लीकेशन है। ठीक है, कि कौन सा सेगमेंट अनटच्ड है यानी कि अनएक्सप्लोर्ड है, जहां तक जिसमें अभी तक हमने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया है, या कौन सी ऐसी नीड्स हैं, अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं जहां पर हमारी प्रोडक्ट का स्कोप है।
ठीक है, कौन सा ऐसा अनसेटिस्फाइड एरिया है, सेगमेंट है कंज्यूमर की नीड का, जिसमें स्कोप है कि कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करके हम उस प्रोडक्ट को, उस सेगमेंट को ऑक्यूपाई कर पाए। तो मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को जानने में एप्लीकेशन है कंज्यूमर बिहेवियर का। देन सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट, जब हमें इजीली हमें पता है कि ये नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक सेगमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मार्केट की डीप स्टडी करके, कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि एक रिसर्च स्टडी के से पता चला था कि जो शैम्पू है, मान लीजिए ₹60 का शैम्पू है, वो इजीली परचेज नहीं कर पा रहे हैं हाई प्राइस की वजह से हमारे कंज्यूमर्स। तो लो प्राइस सैशे लॉन्च किए गए मार्केट के अंदर, जो कि हमारे रूरल एरियाज में काफी बेनिफिशियल रहे। तो ये किससे आइडेंटिफाई हुआ? विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देन थर्ड इज, कहां पर एप्लीकेशन है? मार्केटिंग मिक्स के डिसीजंस में। मार्केटिंग मिक्स क्या है? एज यू ऑल नो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कौन सी फीचर्स उसमें होने चाहिए, कौन सी नीड्स को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, देन उसका प्राइस कितना रखा जाए, प्रमोशन, उसकी पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग हम किस तरीके से करें, किन प्लेसेस में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन से यूज करें कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो इन सारे डिसीजंस में भी कंज्यूमर बिहेवियर का यूज होता है। कंज्यूमर बिहेवियर के स्टडी से ही हम जान सकते हैं कि कितना प्राइस प्रेफरेबल रहेगा, प्रोडक्ट में क्या क्या हमें चेंजेस कर सकते हैं उसके फीचर्स में, किस तरीके से उसकी एडवर्टाइजिंग में हम चेंजेस कर सकते हैं, या किन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू इजीली हम कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएंगे। देन यूज इन सोशल एंड नॉन प्रॉफिट्स मार्केट। जैसे कुछ सोशल कॉज हैं, जैसे कि आपका एड्स कंट्रोल कैंपेन है, सेफ ड्राइविंग कैंपेन है, ये सारी चीजें भी आजकल कंज्यूमर बिहेवियर को यूज कर रही हैं। इन कैंपेन्स की तरफ कंज्यूमर्स का किस तरीके का रिएक्शन है, किस तरीके का बिहेवियर है, उसी के बेसिस पे ये सारी चीजें, ये सारे कैंपेन्स भी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं कंज्यूमर बिहेवियर की मार्केटिंग में। कंज्यूमर बिहेवियर इन कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट। आज के मॉडर्न एनवायरनमेंट में कंज्यूमर बिहेवियर किस तरीके का है? एज यू ऑल नो, टेक्नोलॉजी में डेली अपडेशंस होते हैं। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है। जो एक नॉर्मल पहले हमारा बाइंग एंड परचेजिंग था स्टोर्स के थ्रू, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि सब कुछ रिटेलिंग ऑनलाइन है। आप इजीली अपने बेडरूम में बैठ के या अपने बोर्ड रूम में बैठ के, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के वहीं से परचेजिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल्स पर्सन की आपको ज़रूरत नहीं है, गाइडेंस की, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास इजीली अवेलेबल है। इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं एनवायरनमेंट में, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, तो मॉडर्न एनवायरनमेंट में कंज्यूमर बिहेवियर किस तरीके का है? लाइक चेंजिंग फेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर एंटायरली डिफरेंट हो गया है। जो डिकेड्स पहले कंज्यूमर जिस तरीके से बिहेव करते थे, आज एंटायरली डिफरेंट है। पहले हमारा कंज्यूमर काफ़ी सिंपल था, अब क्या है, उसे हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए, वो क्रॉस चेक करेगा, इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी ऐसा हिडन कुछ भी फैक्टर अपने प्रोडक्ट का नहीं रख सकते हैं कंज्यूमर से। तो काफ़ी स्मार्ट हो गया है हमारा आज का कंज्यूमर। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर बिहेवियर भी डिफरेंट है पहले से। देन ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ग्लोबलाइजेशन से क्या है, इजीली अवेलेबिलिटी है। जो हमारे फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनके इंडिया के अंदर भी, या हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे किसी भी फॉरेन मार्केट में। तो ग्लोबली हम काफ़ी क्लोज हैं, तो इजी एक्सेस है ग्लोबल प्रोडक्ट्स की।
तो ऑब्वियसली क्योंकि क्वालिटी वाइज कह लीजिए या स्टेटस वाइज कह लीजिए, हमारे कंज्यूमर्स आज क्या हैं, वो ग्लोबल प्रोडक्ट्स को प्रिफर कर रहे हैं। देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं ऑब्वियसली। आप क्या करते हैं, पहले कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप रिव्यूज चेक करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट है कि आपको उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले कस्टमर के रिव्यूज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। तो दूसरों से सजेशंस लेते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, R&D करते हैं, तो जिससे क्या होगा, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है। देन न्यू रिटेलिंग एनवायरनमेंट एंड कंज्यूमर बिहेवियर, रिटेलिंग एनवायरनमेंट टोटली चेंज है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ है, तो रिटेलिंग में किस तरीके से परचेज करना है, बाय करना है, वो डिफरेंट है। मीडिया एंड कंज्यूमर बिहेवियर, देन मीडिया एंड कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि आपकी सारी चीजें जो मीडिया है, हमारी टेक्नोलॉजी है, इतना एडवांस है, एडवर्टाइजिंग जिसके लिए आप एडवर्टाइजिंग जो भी कर रहे हैं वो एडवांस लेवल की होनी चाहिए, जिससे कि ब्रांड अवेयरनेस आप क्रिएट कर सकें या कंज्यूमर्स को एजुकेट कर सकें या कंज्यूमर के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो मीडिया भी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंज्यूमर बिहेवियर में, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो आप मीडिया यूज कर रहे हैं, जिस तरीके के एड्स यूज कर रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर बिहेवियर पे। मान लो कि एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ, आप इजीली घर बैठे कुछ भी परचेज कर सकते हैं, आपको मॉल तक जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर की क्या प्रोसेस है यहाँ पर दी गई है। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, देन इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। थिंग इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, यानी कि कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन फर्स्ट स्टेप है। कोई भी नीड किसी कंज्यूमर के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से क्रिएट हो सकती है, जैसे कि हंगर एक इंटरनल स्टिमुलाई है। इंटरनली स्टिमुलाई क्या है, कोई भी ऐसा फोर्स, ऐसा इंटरनल फोर्स जो आपकी बॉडी में कोई एक्शन क्रिएट कर रहा है, आपके माइंड में या आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनमें कोई किसी तरीके का एक्शन क्रिएट कर रहा है, ऐसा फोर्स, वो आपका स्टिमुलाई कहलाता है। जैसे हंगर है, तो हंगर इंटरनल स्टिमुलाई है जो ऑब्वियसली आपको फोर्स करेगा कि आप कोई चीज को कंज्यूम करें, कोई चीज को खाएं, ठीक है। या आपका कोई नाइस ड्रेस आपका शोरूम विंडो में दिख गई, तो वो भी आपके लिए स्टिमुलाई का काम कर रहा है, और कि आप जाएं और शोरूम में उस ड्रेस को देखें और मे बी खरीद लें, ठीक है। तो मार्केटियर्स इस बिहेवियर को स्टडी करते हैं और डिफरेंट स्टिमुलाई को यूज करते हैं ताकि वो कंज्यूमर के अंदर नीड को जनरेट कर सके, ठीक है। मार्केटियर के लिए नीड को जनरेट करना भी इम्पॉर्टेंट है, और वो इसके लिए डिफरेंट स्टिमुलाई, डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स, फोर्सेस यूज करता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को पे प्रेशर आता है या कंज्यूमर को लगता है कि वो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद ले। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से जो भी ऑनलाइन मार्केटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी साइट्स की डिज़ाइन को या ईमेल स्ट्रैटेजी को प्रॉपर वे में डिज़ाइन करें, क्योंकि कंपटीशन कट थ्रोट है। यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग में आप जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स पे, प्लेटफॉर्म पे आपका जो भी जिस भी तरीके की परचेजिंग हो रही है उसमें कट थ्रोट कंपटीशन है। ज़रा से मिस्टेक में से आप अपने कंज्यूमर को लूज कर सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन सर्च बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। आपको कंज्यूमर को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जो भी प्राइस कोड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंज्यूमर सर्च कर लेगा कि आप सही प्राइस कोड कर रहे हैं या नहीं। तो इजी एक्सेस है किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन की रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने साइट्स का डिज़ाइन है या ईमेल स्ट्रैटेजी है उसको प्रॉपर वे में डेवलप किया जाए। पेज में आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी थी, उसको एनालिसिस की ज़रूरत है, यानी कि जिस तरीके का प्राइस आपने कोट किया है, जो भी फीचर्स आपने मेंशन किए हैं, कंज्यूमर अब क्या करेगा,
उसके ऑल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन करेगा, यानी कि कंपैरिजन करेगा आपके कंपेटिटिव जो भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस के साथ, या जो सर्विसेज आपका कंपेटिटर दे रहा है उनकी सर्विसेज के साथ। तो एक ऑल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन है। तो ये भी ऑनलाइन आप किसी भी प्रोडक्ट को इजीली सर्च कर सकते हैं। अब आप कोई अमेजोन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो जैसा भी वो प्रोडक्ट है, जो भी प्राइस वहां पे कोट किया गया है, जो भी फीचर्स मेंशन करे गए हैं, डेफिनेटली आप वो फ्लिपकार्ट पे जाकर भी सर्च करते हैं। ठीक है, तो जहां से आपको प्राइस का एडवांटेज मिल रहा है या किसी भी तरीके की सर्विस का या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कैशबैक मिल रहा है या कोई गिफ्ट ऑफर मिल रहा है या ऑफर मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली जिस साइट पे आपको ज्यादा ऑफर मिलेगा आप उसी से कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो ऑनलाइन की वजह से ये भी बहुत इजी है कि आप ऑल्टरनेटिव्स को इजीली इवैल्यूएट कर पाएं। डिसीजन, जो परचेज डिसीजन है वो भी ऑनलाइन ही होगा, जिसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स का मतलब ही क्या है, जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे परचेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के केस में, ऑनलाइन परचेजिंग के केस में कंज्यूमर की लॉयल्टी और कॉन्फिडेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा? फैक्टर्स लाइक ऑनलाइन सेफ्टी, कितना सेफ है परचेजिंग करना किसी पर्टिकुलर साइट से, कंज्यूमर की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कितनी सिक्योर्ड है, या फिर लॉजिस्टिक्स, यानी कि जिस वे में आपको वो प्रोडक्ट मिला है। मतलब लॉजिस्टिक्स क्या होता है कि फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितना भी ट्रैवलिंग में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में जो भी चीजें यूज हो रही हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट है, वो सारा लॉजिस्टिक्स है आपका। तो जितना इजी अवेलेबल होगा वो प्रोडक्ट आपको, उतना ही ज्यादा आप कंज्यूमर अपनी लॉयल्टी दिखाएंगे टुवर्ड्स दैट रिटेलर, ऑनलाइन रिटेलर। ठीक है, तो ये क्या है आपका ई कॉमर्स का परचेज डिसीजन। परचेज इवैल्यूएशन, हम सभी लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा परचेज के बाद ही, जैसे ही प्रोडक्ट की डिलीवरी हुई, आपके पास एक फीडबैक आ जाता है कि आपको एक फीडबैक फिल करना है कि आप कितना सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन है। आप जो भी अपना फीडबैक फिल करेंगे, आप सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं, उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होगा, ताकि उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकें, सर्विसेज में कुछ चेंजेस किए जा सकें, ऑल्टरेशन किए जा सकें। इस चीज के लिए जो भी हमारे रिटेलर्स हैं, ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, वो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि आफ्टर द परचेज के बाद किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा परचेजिंग का और उस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये है आपका पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन।